हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज क्लासेस से आप लोगों के लिए सोशोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट समाजशास्त्र ए समाज का पार्ट 2 लाया हूँ। फ्रेंड्स, मैंने पहले भी आपको एक पार्ट दिया था, इस चैप्टर का एक पार्ट दिया था जो 13 से 14 मिनट की थी। फ्रेंड्स, मैं छोटी छोटी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बच्चे ज़्यादा बड़ी वीडियो देख के बोर हो जाते हैं और छोटी वीडियो देखने में उनको इंटरेस्ट भी बनता है और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग ये वीडियो भी पूरी बिना स्किप करते हुए पूरी लास्ट तक देखेंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह समझेंगे। फ्रेंड्स, तो हम आगे बढ़ते हैं इस पार्ट 2 के चैप्टर फर्स्ट पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो समाज सामाजिक संबंधों का वे क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने वाला विज्ञान ही समाजशास्त्र है। मतलब समाजशास्त्र सामाजिक समाज में जो सामाजिक संबंध है उनका व्यवस्थित व क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना ही विज्ञान ही जो है वो समाजशास्त्र कहलाता है। मतलब समाज में जो सामाजिक संबंध हैं उनको व्यवस्थित व क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने वाला विज्ञान ही समाजशास्त्र है। मतलब समाज में जैसे कि एक बच्चा है, उसके फिर पिता और उसके बीच में संबंध जाना तो पिता, और उसके साथ जो कोई रह रहा है तो मान लीजिए माता, उनके बीच में संबंध। मतलब एक क्रमबद्ध तरीके छोटे से बड़े की तरफ ऐसे समझते रहना, सीरियल वाइज समझना संबंध, उसे समाजशास्त्र कहा जाएगा, उस विज्ञान को समाजशास्त्र कहा जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। अब समाजशास्त्र के दो प्रकार होते हैं, समष्टि समाजशास्त्र एवं व्यष्टि समाजशास्त्र। समष्टि समाजशास्त्र बड़े समूहों, संगठनों तथा सामाजिक व्यवस्थाओं को अध्ययन करना है। जो समष्टि समाजशास्त्र उसमें बड़े समूहों का, संगठनों का तथा सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करना है। मतलब जो बड़े समूह होते हैं उनमें कैसे लोग बोलचाल रहते हैं, कैसे अपना इधर उधर का व्यापार करते हैं, कैसे खान पीन है, उन व्यवस्थाओं को, सामाजिक व्यवस्थाओं को समझना वह समष्टि समाजशास्त्र में आता है। और व्यष्टि समाजशास्त्र में इसमें हमारा क्या कहते हैं आमने सामने की अंतर्क्रिया के संदर्भ में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। मतलब कि दो व्यक्ति आपस में जो व्यवहार कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उस संदर्भ, उस व्यवहार को समझने का, उस मनुष्य के व्यवहार को समझने का अध्ययन है व्यष्टि समाजशास्त्र। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे हमारा आता है ये आता है अब हमारा एक सेकंड फ्रेंड्स, समाजशास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई, अब हमें ये समझना है। तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई फ्रेंड्स, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। समाजशास्त्र उत्पत्ति हुई कहीं, मतलब समाजशास्त्र का वो विषय आया कहाँ से, ये समझेंगे फ्रेंड्स। तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति, समाजशास्त्र का जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ। जो समाजशास्त्र है उसका जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, समूहों के क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए आवश्यक है। जो समाजशास्त्र है वो समूहों के क्रियाकलाप, मतलब समूहों में जो क्रियाकलाप हो रहे हैं, कैसे बोलचाल कर रहे हैं, कैसे खान पान कर रहे हैं, कैसे अपना व्यापार कर रहे हैं, अपना कैसे त्यौहार मना रहे हैं, उन चीजों को, समूह के क्रियाकलाप को समझने के लिए ये आवश्यक था समाजशास्त्र की समस्याओं को सुलझाया जाए। जो समूह के बीच क्रियाकलाप है उसमें भाग लेने के लिए आवश्यक था कि समस्याओं को सुलझाया जाए। इनकी प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई। इसी प्रयत्नों के उत्पत्ति के द्वारा ही समाजशास्त्र की जो उत्पत्ति हुई, उत्पन्न हुआ, ये हम कह सकते हैं। तो अब देखते हैं 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, मतलब उस 19वीं शताब्दी के शुरू में फ्रांस में फ्रांस के विचारक थे, बहुत बड़े विचारक थे, ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र का नाम सामाजिक भौतिक रखा। मतलब 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस के विचारक ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र का नाम सामाजिक भौतिक रखा और 1838 में बदलकर समाजशास्त्र रख दिया उन्होंने। इस कारण से कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। मतलब 19वीं शताब्दी में फ्रांस के बहुत बड़े विचारक थे ऑगस्ट कॉम्टे, उन्होंने समाजशास्त्र का पहले तो नाम क्या रखा था, सामाजिक भौतिक रखा था। ठीक है, समाज में जो जो देखने लायक चीजें वो, मतलब फिर उसके बाद उन्होंने 1838 में बदल कर उसको समाजशास्त्र रख दिया। इस कारण से कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में विकसित करने में डुकरीम, स्पेंसर तथा मैक्स वेबर आदि विद्वानों के विचारों का काफी योगदान रहा। मतलब जो समाजशास्त्र अभी हम पढ़ रहे हैं, जो आपके सामने ये बुक है, जो आप इस समय फोन में ये चैप्टर पढ़ रहे हो, वो चीज को प्रकाशित करने में, विकसित करने में एक विषय के रूप में ये 2-3 विद्वान है। कौन है? डुकरीम, स्पेंसर और मैक्स वेबर। ये विद्वान विचारों को काफी योगदान रहा। इनको यह है क्या कहते हैं, विषय को विकसित करने में, उत्पन्न करने में, प्रकाशित करने में बहुत बड़ा इनका हाथ रहा। भारत में समाजशास्त्र के उद्भव के विकास में इतिहास प्राचीन है। मतलब कि जो भारत में समाजशास्त्र का उद्भव हुआ, विकास हुआ, उसके लिए तो इतिहास प्राचीन से हमें पता है कि भाई प्राचीन में ये है समाजशास्त्र होता था,
पढ़ते थे लोग। भारत में समाजशास्त्र के उद्भव के विकास का इतिहास प्राचीन से ही है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में समाजशास्त्र विभाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान से समझिएगा कि भारत में समाजशास्त्र विभाग मतलब समाजशास्त्र पढ़ाए जाने वाला 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में शुरू हुआ तथा औपचारिक अध्ययन शुरू हुआ। मतलब औपचारिक मतलब एक तरह से कानूनी रूप से यह अध्ययन पढ़ाया जाने लगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं। भारत में समाजशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता, मतलब समाजशास्त्र में भारत का अध्ययन क्यों किया गया। ठीक है, भारत में जो समाजशास्त्र का अध्ययन की आवश्यकता क्यों हुई, ये समझेंगे फ्रेंड्स। भारत में व्याप्त क्षेत्रवाद, भाषावाद, साम्यवाद, जातिवाद आदि समस्याओं को व्यवस्थित ढंग से सुलझाने के लिए समाजशास्त्र अध्ययन आवश्यक था। मतलब कि जो हमारा भारत एक बहुविधताओं वाला देश है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, अलग अलग लोग पाए जाते हैं, अलग अलग इनके विचार होते हैं, अलग अलग व्यवहार होते हैं, त्यौहार होते हैं। तो इनको समझने के लिए जो इनका क्षेत्रवाद था, इनका भाषा था, इनका संप्रदायवाद था, इनका जातिवाद था आदि समस्याओं को व्यवस्थित मतलब अच्छी तरह से ढंग से सुलझाने समझने के लिए समाजशास्त्र अध्ययन आवश्यक था। इसलिए फ्रेंड्स इसकी आवश्यकता पड़ी थी। इसके आगे देखते हैं। इस कारण भारत में विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु समाजशास्त्र का अध्ययन अधिक लोकप्रिय होता था। क्योंकि इसी कारण जो हमारा ऊपर हमने पढ़ा, इसी कारण भारत में विभिन्न समस्याओं का समाधान हेतु समाजशास्त्र के अध्ययन अधिक लोकप्रिय होता जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। दूसरे समाजों के साथ तुलनात्मक अध्ययन होता है। समाजशास्त्र पढ़ने से दूसरे समाजों को तुलनात्मक मतलब दूसरे एक समाज और दूसरे समाज में तुलना की जाती है कि वह समाज में ऐसे त्यौहार होता है, इस समाज में ऐसे त्यौहार होता है, उस समाज में वे लोग ऐसे व्यवहार करते हैं, इस समाज में लोग ऐसे व्यवहार करते हैं। इन सब चीज़ों में समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है समाजशास्त्र विषय के दौरान। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम फोर्थ जो उसका एग्जाम्पल है भी पढ़ लेते हैं कि सामाजिक गतिशीलता के बारे में पता चलता है कि समाज कैसे गति करता है फ्रेंड्स। मतलब इससे पता चला कि समाज कैसे बढ़ता है, समाज में परिवर्तन कैसे, समाज गति कैसे करते हैं। पहले हम प्राचीन काल से देखें तो पहले ये हमारे कार बाइक नहीं होते, पहले क्या होती, रेलगाड़ी होती थी, बैलगाड़ी होती थी। लेकिन कैसे कैसे हमने धीरे धीरे पहिए का आविष्कार किया, पहिए के बाद इंजन हुआ, इंजन के बाद हमने पूरा ढांचा ही तैयार कर दिया। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे सामने मेट्रो लाइन, बाइक, कार, क्या क्या नहीं है। इस सब चीज़ों को समझने में समाज की गतिशीलता को बारे में पता चलता है हमारा समाजशास्त्र से। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। समाजशास्त्र की प्रकृति के मुख्य विशेषताएं कि समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है, ये समझना है फ्रेंड्स हमें। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, मतलब समाजशास्त्र एक सामाजिक समाज से संबंधित विज्ञान है, ना कि प्रकृति विज्ञान है। प्रकृति के बारे में तो हम पढ़ते ही नहीं समाजशास्त्र में। समाजशास्त्र में हम सामाजिक विज्ञान मतलब समाज से संबंधित विज्ञान पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समाजशास्त्र एक निरपेक्ष विज्ञान है, इस पे मतलब कोई भी पक्ष नहीं है, निरपेक्ष है। ये एक निरपेक्ष विज्ञान है, ना कि आदर्श तत्वात्मक विज्ञान है। समाजशास्त्र, अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। समाजशास्त्र अपेक्षाकृत एवं अमूर्त विज्ञान है। मैंने आपको यहाँ पे पहले फर्स्ट पार्ट में बताया था फ्रेंड्स कि जो समाजशास्त्र वो एक अमूर्त है, इसकी कोई मूर्त है ही नहीं। ठीक है, ये नहीं क्या इसे समाजशास्त्र एक मूर्त है, हम इसको भाई समाज में एक जगह चौराहे पे इसको खड़ा कर देते, इसकी सब पूजा करना। समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, मतलब इसको देखा नहीं जा सकता, ये समाज में ही उत्पन्न होता है फ्रेंड्स। ये है ना कि मूर्त विज्ञान है। ठीक है फ्रेंड्स, अमूर्त विज्ञान है, ना कि मूर्त विज्ञान है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, ना कि विशेष विज्ञान। समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान, भाई साहब जो हमारे समाज में चल रहा है उस चीज को सामान्य रूप से समझना ही सामान्य विज्ञान है, ना कि एक विशेष विज्ञान। इसमें हम विशेष क्या पढ़ रहे हैं, जो हमारे समाज में चल रहा है वही तो पढ़ रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स इसको ध्यान से आप समझिएगा, कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में मुझे कमेंट करते रहिएगा, मैं आपके क्वेश्चन का बिल्कुल जवाब दूंगा। बस आप एकदम अच्छी तरह से पढ़िए और नंबर स्कोर करिए, मेरा बस यही एक टारगेट है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं बौद्धिक विचार जिनकी समाजशास्त्र की रचना में भूमिका होगी। कि मतलब बौद्धिक विचार कि मानसिक स्तर से जैसे कि विज्ञान बढ़ा, समाजशास्त्र की रचना, जब समाजशास्त्र उसकी भूमिका हो रही, रचना हो रही थी, तो किसके किसके ज्ञान बढ़े, किस हिसाब से ज्ञान बढ़े, किसके ज्ञान बढ़े, किस लोगों से किस प्रकार से ज्ञान बढ़े, इन चीज़ों के हम क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं इसके बारे में। फ्रेंड्स ध्यान से समझिएगा। प्रकृति विश्वास
प्राकृतिक विकास के वैज्ञानिक सिद्धांतों और प्राचीन यात्रिकों द्वारा पूर्व आधुनिक सभ्यताओं की खोज से प्रभावित होकर औपनिवेशिक प्रशासकों, समाजशास्त्रियों एवं सामाजिक मानविज्ञानों ने समाज के बारे में इस दृष्टिकोण से विचार किया कि उनका विभिन्न प्रकार से वर्गीकरण किया जाए ताकि सामाजिक विकास के विभिन्न चरणों को पहचाना जा सके। मतलब जो प्राकृतिक विकास के वैज्ञानिक सिद्धांतों ने प्राचीन यात्रिकों और पूर्व आधुनिक सभ्यताओं की खोज से प्रभावित होकर, मतलब जो पहले के जो वैज्ञानिक थे वह प्राचीन यात्रिकों, प्राचीन जो लोग थे यात्रा करते, उनके विचारों से प्रभावित होकर, उनके सभ्यताओं से प्रभावित होकर, वो खोज को प्रभावित होकर उन्होंने कहा कि जो औपनिवेशिक प्रशासक हैं, औपनिवेशिक मतलब औपनिवेशिक कह सकें तो जिन गुलामी देशों के जो शासक हैं उनके बारे में समाजशास्त्रियों, सामाजिक मानविज्ञानों ने समाज के बारे में इस दृष्टिकोण से विचार किया। वह लोगों ने इस दृष्टिकोण से विचार किया कि उनका विभिन्न प्रकारों में वर्गीकरण किया जाए कि जो गुलामी शासक है उस समाज के बारे में विभिन्न प्रकार में उसका वर्गीकरण किया जाए ताकि सामाजिक विकास के विभिन्न चरणों को समझा जा सके, ताकि जो समाज के विभिन्न चरण हैं उसको समझा जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और मैं समझा देता हूं कि जो प्राकृतिक विकास के वैज्ञानिक सिद्धांत है, जो पहले के प्राचीन समय के जो वैज्ञानिक हैं उनके सिद्धांतों के द्वारा यह कहा जा सकता है कि जो प्राचीन यात्रिकों हैं, जो पहले के यात्रा लोग करते थे, उनके आधुनिक सभ्यताओं की खोज से प्रभावित होकर, उनके पहले के अभी के शुरुआती सभ्यताओं की खोज से प्रभावित होकर औपनिवेशिक प्रशासकों, समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानविज्ञानों ने समाज के बारे में इस दृष्टिकोण से विचार किया कि जो औपनिवेशिक, जो गुलामी देश के जो शासक थे, उन्होंने समाजशास्त्र के विषय पर इस तरह से दृष्टिकोण किया कि उनका विज्ञान प्रकारों में विभिन्न वर्गीकरण किया जाए ताकि समाज विकास के विभिन्न चरणों को समझ पहचान, ताकि उनके समाज के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग वर्गीकृत किया जाए कि समाज को, ताकि समाज के विकास के विभिन्न चरणों को समझा जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं नीचे। सरल समाज एवं जटिल समाज क्या होता है फ्रेंड्स, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है, इसलिए आप अच्छी तरह से समझिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो सरल समाज और जटिल समाज, भारत स्वर्ण परंपरा और आधुनिकता का, गांव और शहर का, जाति और जनजाति का वर्ग एक समुदाय का एक जटिल मिश्रण है। मतलब भारत स्वर्ण परंपरा, भारत जो एक स्वर्ण परंपरा है, और आधुनिकता का गांव शहर, मतलब आधुनिकता नए नए विचार, नए नए चीज़ों का गांव है, शहर है, जाति और जनजाति का वर्ग एक समुदाय का एक जटिल मिश्रण है। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि जो भारत है वह स्वर्ण में एक परंपरा है आधुनिकता का। आधुनिकता मतलब इसमें गांव है, शहर है, जाति है, जनजाति है, वर्ग है, समुदायों का एक जटिल मिश्रण है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है हमारा जटिल समाज। अब आते हैं हम 19वीं शताब्दी में समाजों का वर्गीकरण किया गया। जो 19वीं शताब्दी में समाजों का वर्गीकरण किया गया था उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है आधुनिक काल से पहले के समाजों के प्रकार। जैसे आधुनिक काल से पहले के, आधुनिक काल मतलब इस समय, नए काल से, आधुनिक का मतलब क्या होता है कि अभी, नए काल से, जो नए काल से पहले के समाजों के प्रकार, जैसे शिकारी, टोलिया एवं संघकर्ता, चरवाहे एवं कृषक। सॉरी फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, हैंड लगने पे जो हमारा फ़ोन स्ट्राइकर है, फ़ोन होल्डर है, ये हिल गया था। तो कोई बात नहीं, हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। तो क्या था, आधुनिक काल से पहले के समाजों के प्रकार। जैसे कि आधुनिक काल मतलब जो अभी काल चल रहा है, उससे पहले के जो प्रकार हैं, जो पहले के उसके प्रकार हैं। एक सेकंड फ्रेंड्स, इसको जरा अच्छी तरह से होल्ड कर दूं बिकॉज ये हिल जा रहा है बार बार। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ अब एकदम ठीक है। तो आधुनिक काल से पहले के समाजों के प्रकार, जैसे कि शिकारी, जो पहले के लोग शिकारी हुआ करते थे, शिकारी टोलियाँ, बड़े बड़े टोलियाँ बना के जाते थे, शिकार करने जाते थे, संग्रह करता थे। चरवाहे कृषक थे, जो चरवाहे अपने गायों, भेड़ों, भैंसों और बकरियों को जो चराने के लिए जाते थे। कृषक एक गैर आधुनिक सभ्यता सरल समाज है। मतलब कि जो पहले के आधुनिक काल से पहले का जो भी समाज है वह हमारा गैर सभ्यताएं में माने, यानी कि सरल समाज में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
आधुनिक समाज के प्रकार। आधुनिक समाज मतलब औद्योगिक समाज, जटिल मतलब और आधुनिक समाज के प्रकार। आधुनिक समाज क्या होता है? आधुनिक समाज मतलब इस प्रकार का जिसमें कि हमारा औद्योगिक समाज है। औद्योगिक मतलब बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लग गए हैं, मोटर गाड़ी हो गई हैं, फैक्ट्रियाँ आ गई हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज खुल गए हैं, घर मकान बनने लगे हैं। मतलब कि नए प्रकार का जो समाज है उसे आधुनिक समाज या कह सकते हैं जटिल समाज भी कह सकते हैं इसे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड। डार्विन के जीव विकास के विचारों का आरंभिक समाजशास्त्रीय विचारों में दृढ़ प्रभाव था। जो डार्विन जीव विकास उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उस विचारों के समाजशास्त्री जो शुरुआत के समाजशास्त्री थे उन पे एक दृढ़ प्रभाव था। उसके डार्विन के जीव विकास के द्वारा जो पहले के शुरुआत के जो समाजशास्त्री थे उनके विचारों पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। वो समझने लगे थे कि इनकी बात थोड़ी बहुत तो सही लग रही है, वो समझने की कोशिश कर रहे थे। तो ज्ञानोदय एवं यूरोपीय बौद्धिक आंदोलन जो 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में एक 18वीं शताब्दी में चला, कारण और व्यक्तिगत पर बल देता है। ज्ञानोदय, ज्ञानोदय एक यूरोपीय बौद्धिक आंदोलन था। यूरोपीय में एक बौद्धिक मतलब मानसिक स्तर से जो जैसे कि हम कह सकते हैं कि मानसिक स्तर को प्रभावित करने वाले को यह एक हमारा आंदोलन था जो कि 17वीं शताब्दी के अंतिम में वर्षों 8वीं शताब्दी के में चला। 8वीं शताब्दी मान सकते हैं कि प्रारंभ में चला। कारण और व्यक्तिगत पर बल दिया। इसमें मतलब कारण कि क्या कारण है। इसमें ज्ञानोदय में ये कहा गया कि कई लोग अपने आप को ही ज़्यादा वो समझते थे कि भाई मैं ही सेठ हूँ, तुम लोग गुलाम हो। यो इन चीज़ों को जो कारण और व्यक्तिवाद पर बल दिया कि व्यक्ति सब एक समान है और तुम क्यों अपने आप को शासक समझते हो, इन चीज़ों को समझने के प्रति ये था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सरल समाज में श्रम विभाजन नहीं होता, जबकि जटिल समाज में यह देखने को मिलता है। सही बात है, क्योंकि सरल समाज में क्या था फ्रेंड्स, पहले के लोग होते थे जो भी घर में एक इक्का दुक्का लोग रहते तो वो लोग अपने भेड़ बकरियों को चराने चल जाते थे, मतलब कैसे ना कैसे अपने जीवन यापन कर लेते थे। लेकिन जो जटिल समाज है उसमें यह देखने को मिलता है। जटिल समाज में क्या है? श्रम विभाजन मतलब कामों का बंटवारा। जैसे कि अगर आप इस समय देख सकते हैं कि कोई एक फैक्ट्री है, वह सेट बनाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले क्या होता है, कपड़ा आता है, कपड़ा एक व्यक्ति उस कपड़े को नापता है, नाप के फिर दूसरे व्यक्ति के पास जाता है, वो नापे कपड़े को सीलता है, फिर उसके बाद जाता है तीसरे व्यक्ति, वो बटन वटन लगाता है, फिर चौथा व्यक्ति था उसके पास इस्त्री उस्त्री करता है, फिर पांचवें पे जाता है वो पैक करता है। मतलब कि कोई भी एक काम को कई प्रकार से बांट दिया गया, इसी को श्रम विभाजन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स तो आज तो थोड़ा 17 मिनट की वीडियो बन गई फ्रेंड्स। तो इससे अब ज़्यादा ना आपका टाइम लेते हुए मैं इतनी वीडियो पे इसको स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि आगे की वीडियो जो है छोटी छोटी वीडियो बनाने पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। लेकिन अगर एक ही बार मैं आपको सब पढ़ा दूंगा तो वो आपको अच्छी तरह क्लियरिटी से समझ नहीं आएगा, क्योंकि हम पढ़ाई करा रहे हैं फ्रेंड्स, मजाक थोड़ी ना है फ्रेंड्स। इसको अच्छी तरह से आपको डीपली समझने के लिए आपको अपना समय देना पड़ेगा, अच्छी तरह समझना पड़ेगा। अगर आप देखो, मतलब एक कहावत भी है कि लिटिल गुड वर्क, बिकॉज क्योंकि अगर आप थोड़ा ही सा पढ़ो लेकिन अच्छी तरह से पढ़ो, उसके जो छोटे छोटे कण हैं, छोटे से छोटे क्वेश्चन है, उसको अच्छी तरह समझे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके लिए मैं अब थर्ड पार्ट डाल दूंगा इसमें। ये ज़्यादा नहीं रह गया, ये आपका ये थर्ड पार्ट में आपका ये समाप्त हो जाएगा। देन थैंक यू आपका ये वीडियो वॉचिंग करने के लिए फ्रेंड्स। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं। मैं आपके लिए इससे भी अच्छी वीडियो डालता रहूँगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।